प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं और निष्कर्ष। यस स्टूडेंट्स, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में क्रांति से संबंधित विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों में क्रांति का अर्थ, क्रांतियों के कारण, क्रांतियों को रोकने के उपाय, इन सब के बारे में लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के ऊपर इसके निष्कर्ष की बात करेंगे और इसकी क्या विशेषताएं निकलती हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 77। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 77। बेटा, आज के लेक्चर में हम दो बातें ले रहे हैं, क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं और अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का निष्कर्ष क्या है, सार क्या है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को जब तक अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार अच्छे समझ में नहीं आएंगे तब तक वह अरस्तु के विचारों को, अरस्तु के राजनीतिक विचारों को भी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। तो आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का निष्कर्ष और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बीच में अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, तो लगभग 4 से 6 दिन हो जाते हैं हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पाते हैं। ये हमारी निजी समस्या है। हम कुछ कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, इस कारण थोड़ा सा हम बीच में गैप दे रहे हैं। तो ये डिस्टर्ब आपको ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, लगभग 15-20 दिन बाद में कंटिन्यू हम लेक्चर अपलोड करेंगे। चलिए बेटा, तो क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं निकालने का मतलब क्या है कि भाई अरस्तु ने क्रांति का क्या अर्थ बताया है, क्रांतियों के क्या कारण बताए हैं और क्रांतियों को रोकने के क्या उपाय बताए हैं। इन 3 बातों के आधार पर ही अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं निकलेंगी। यस, मैंने आपको कहा था कि किसी भी अवधारणा को आप अच्छे समझ जाते हैं, उस अवधारणा का अर्थ समझ जाते हैं तो विशेषताओं को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विशेषताएं, गुण, दोष, कारण, उपाय, ये सब उस अवधारणा में से निकलते हैं जिस अवधारणा का हमने अर्थ निश्चित किया है। फॉर एग्जाम्पल, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मूल बात आती है कि भाई अरस्तु ने क्रांति का अर्थ क्या बताया है। तो आधुनिक समय में क्रांति का अलग अर्थ बताया जाता है, जबकि अरस्तु ने क्रांति का अलग अर्थ बताया। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बताया, अरस्तु ने कहा है कि संविधान में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संविधान में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह रक्तपूर्ण हो, रक्तहीन हो, आंशिक हो, पूर्ण हो, मतलब सत्ता में, संविधान में, शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे ही अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दी है। तो पहले आपको अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ समझ में आना चाहिए, और अगर क्रांति का अर्थ समझ में आ गया तो फिर क्रांतियों के कारण, क्रांतियों को रोकने के उपाय और क्रांतियों की क्या विशेषताएं हैं, क्या निष्कर्ष हैं, इसको समझने में दिक्कत नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, संविधान में होने वाला परिवर्तन ही क्रांति है। तो संविधान में परिवर्तन होता क्यों था अरस्तु के समय में, इसके कारण बतलाए उन्होंने। फिर संविधान में परिवर्तनों को रोका कैसे जाए, इसके उपाय बताए। फिर क्रांति का अर्थ समझ में आ गया, क्रांति के कारण समझ में आ गए और इसके बाद में क्रांति को रोकने के उपाय समझ में आ गए, तो फिर अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताओं को समझने में हमें दिक्कत आ ही नहीं सकती है। चलिए, सबसे पहले आप नोट करेंगे अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का सीधा सा अर्थ होता है संविधान में होने वाला किसी भी प्रकार का आंशिक या पूर्ण परिवर्तन, रक्तपूर्ण या रक्तहीन परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। मतलब अरस्तु ने क्रांति का क्या अर्थ बताया कि संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह क्रांति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है तो ये क्रांति है, संविधान में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र की स्थापना होती है तो ये भी जो है संविधान में परिवर्तन है, ये भी क्रांति है। अब स्वयं राजतंत्र में ही किसी पद विशेष में परिवर्तन होता है, ये भी क्रांति है। निरंकुश तंत्र में भी किसी पद विशेष में परिवर्तन होता है, ये भी क्रांति है। कुलीन तंत्र में भी सत्ता विशेष में जो सत्ताधारी है परिवर्तन होता है, वो भी क्रांति है। धनिक तंत्र में भी पद विशेष में परिवर्तन होता है तो ये भी क्रांति है। मतलब
सत्ता में, संविधान में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन होता है या रक्तपूर्ण और रक्तहीन परिवर्तन होता है तो वह ही क्रांति कहलाता है। अब हमने क्रांति के कारण, क्रांतियों को रोकने के उपाय आपको समझा दिए। आज तो हम क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं लेंगे। तो अब आप नोट करेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं। हमने यहाँ सुविधा के लिए 5 विशेषताएं तैयार की हैं। इन 5 विशेषताओं के आधार पर आप जो है अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों को सार रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, क्रांति शब्द का क्षेत्र व्यापक। जरा ध्यान दें, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की पहली विशेषता है क्या कि क्रांति शब्द का क्षेत्र व्यापक है। मतलब अरस्तु ने क्रांति शब्द का जो अर्थ बताया है वह संकुचित या सीमित नहीं बताया बल्कि व्यापक बताया है, विशाल बताया है। आपके सामने है क्रांति शब्द का क्षेत्र व्यापक क्यों है। अरस्तु ने कहा कि संविधान में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्रांति है। संविधान में होने वाला किसी प्रकार का परिवर्तन का मतलब होता है आंशिक या पूर्ण परिवर्तन। पूर्ण परिवर्तन का मतलब राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, ये पूर्ण परिवर्तन है। आंशिक परिवर्तन का मतलब क्या है, राजतंत्र में ही किसी पद विशेष में परिवर्तन होना, ये आंशिक परिवर्तन है। रक्तपूर्ण रक्तहीन मतलब जो है हिंसा के द्वारा संविधान में परिवर्तन हो रहा है तो वह रक्तपूर्ण क्रांति है। शांति से संविधान में परिवर्तन हो रहा है तो वह रक्तहीन क्रांति है। कुल मिलाकर बात यह है कि संविधान में, सत्ता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह क्रांति कहलाता है। अतः अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की पहली विशेषता ये निकलती है कि अरस्तु ने क्रांति शब्द का जो क्षेत्र बताया है वो व्यापक बताया है, विशाल बताया है, असीमित बताया है, पहली विशेषता। दूसरा, क्रांति के कारणों का उल्लेख। जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने क्रांति के कारणों का उल्लेख तो किया है। जैसे अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों को 3 भागों में विभाजित किया है, क्रांति के सामान्य कारण, क्रांति के विशिष्ट कारण और क्रांति के विशिष्ट शासन प्रणाली में विशिष्ट कारण। 3 भागों में विभाजित किया है क्रांति के कारणों को। अब अरस्तु ने क्रांति के कारणों का तो व्यापक रूप में उल्लेख किया है, लेकिन क्रांति के औचित्य और अनुचित्य पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है। मतलब अरस्तु ने क्रांति के औचित्य या अनुचित्य पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया, अपना कोई विचार नहीं दिया है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा, शासक एवं शासित वर्ग में विरोध का परिणाम। जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की तीसरी विशेषता ये निकलती है क्या कि अरस्तु कहते हैं कि जो क्रांति है, मतलब जो संविधान में परिवर्तन है, जो क्रांति है वह शासक एवं शासित वर्ग में विरोध का परिणाम है। मतलब राजतंत्र से निरंकुश तंत्र या कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र में परिवर्तन होता है तो अरस्तु कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि शासक एवं शासित वर्ग में विरोध होता है। जब शासक एवं शासित वर्ग में विरोध होता है तो इसका परिणाम क्रांति होता है, अर्थात संविधान में परिवर्तन होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता है, आर्थिक विषमताएं क्रांतियों का सृजन करती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचारों की स्पष्ट करते हुए साफ कहा है क्रांतियों के कारणों में क्या कि आर्थिक विषमताएं मतलब आर्थिक असमानताएं, अर्थात आर्थिक दृष्टि से अमीरी और गरीबी में जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, बहुत ज़्यादा अंतराल होता है। एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीरी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी है, एक तरफ बहुत ज़्यादा संपत्तिशाली, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि आर्थिक विषमताएं मतलब आर्थिक असमानता, अर्थात अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा अंतराल हो, बहुत ज़्यादा गैप हो, तो आर्थिक विषमताएं भी क्रांतियों का सृजन करती हैं। अर्थात अरस्तु ये कहते हैं कि जब नगर राज्यों के अंतर्गत, उस समय नगर राज्य थे यूनान में, सिटी स्टेट थे, नगर राज्य, आज राष्ट्र राज्य। तो अरस्तु कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता व्याप्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता की स्थापना हो जाती है, तो आर्थिक असमानता के कारण भी क्रांतियों का जन्म होता है। आर्थिक असमानता के कारण भी राष्ट्र राज्य में, आज के संदर्भ में राष्ट्र राज्यों में, अरस्तु के संदर्भ में कहें, अरस्तु के समय में कहेंगे तो नगर राज्यों में क्रांतियां होती हैं। मतलब आर्थिक असमानता के कारण क्रांतियों का जन्म होता है। और अंतिम 5वीं विशेषता है, क्रांति को श्रेष्ठ नहीं मानता था। जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषता की बात आती है तो 5वीं विशेषता है कि अरस्तु क्रांति को श्रेष्ठ नहीं मानता था। मतलब अरस्तु संविधान में होने वाले परिवर्तन को श्रेष्ठ नहीं मानता था, उचित नहीं मानता था, अच्छा नहीं मानता था, परंतु फिर भी वह मतलब अरस्तु वह यही वांछनीय समझता था कि प्रत्येक प्रकार के विधान में स्थायित्व कायम रहे।
मतलब अरस्तु वास्तव में देखा जाए तो क्रांति को श्रेष्ठ नहीं मानता था, उचित नहीं मानता था, अच्छा नहीं मानता था कि संविधान में परिवर्तन हो। अरस्तु तो वास्तविक रूप में यथार्थवादी था, स्थायित्व का समर्थक था, रूढ़िवादी था, वर्तमान परंपराओं का समर्थक था, परंपराओं को बनाए रखना चाहता था। इसलिए अरस्तु अरस्तु यही वांछनीय समझता था, यही उचित समझता था, यही श्रेष्ठ समझता था, क्या कि दैट प्रत्येक प्रकार के विधान में स्थायित्व कायम रहे। प्रत्येक प्रकार के विधान का मतलब है राजतंत्र में, निरंकुश तंत्र में, कुलीन तंत्र में, धनिक तंत्र में, संयत प्रजातंत्र जिसे अरस्तु पॉलिटी कहते हैं, संयत प्रजातंत्र में, और लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में। लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में 6 प्रकार की शासन प्रणाली होगी ना, अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई थी। पहला राजतंत्र, दूसरा निरंकुश तंत्र, क्रम से राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, फिर संयत प्रजातंत्र जिसे कि बहुतंत्र की संज्ञा भी देते हैं अरस्तु। ये 5वां और 6ठा क्या है? लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। तो ये 6 की 6 जो शासन प्रणालियां हैं, इन शासन प्रणाली के बारे में अरस्तु कहते हैं कि भाई इनमें स्थायित्व कायम रहे। मतलब जहां राजतंत्र है तो राजतंत्र स्थायित्व रहे, जहां निरंकुश तंत्र है निरंकुश तंत्र रहे, जहां कुलीन तंत्र है वहां कुलीन तंत्र रहे, धनिक तंत्र है धनिक तंत्र में स्थायित्व रहे, संयुक्त प्रजातंत्र 5वें नंबर पर आता है जिसे पॉलिटी कहते हैं, है या जो है बहुतंत्र कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि इसमें स्थायित्व रहे। और 6ठे नंबर का है लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, अरस्तु कहते हैं कि इसमें स्थायित्व रहे। मतलब अरस्तु डेफिनेटली देखा जाए तो क्रांति को श्रेष्ठ या उचित नहीं मानता था, वह जो शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली में स्थायित्व की बात करता है। ठीक है, तो ये 5 विशेषताएं जो है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की हमने आपको समझाई। इसके आधार पर आप अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद में इसके दूसरे पार्ट के अंतर्गत, पहले पार्ट में तो हमने जो है इसकी विशेषताएं बताई हैं क्रांति संबंधी विचारों की, दूसरा है अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों का निष्कर्ष, सारांश। यस, निष्कर्ष की बात आती है तो हम ये कहेंगे जैसा कि कार्ल मार्क्स और लेनिन हैं, हमने मार्क्सवाद आपको अच्छे समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेटा मार्क्स और लेनिन की तरह अरस्तु अपने विचारों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थक नहीं था, ये समझना है आपको। मतलब अरस्तु जो है वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की तरह अपने विचारों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थक नहीं था। मतलब अरस्तु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थक नहीं था, जैसा कि कार्ल मार्क्स और लेनिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के समर्थक हैं। कौन? मार्क्स और लेनिन। लेकिन अरस्तु नहीं है। वह मतलब अरस्तु एक रूढ़िवादी, वह मतलब अरस्तु एक रूढ़िवादी और यथापूर्व स्थिति का पोषक था। मतलब जो अरस्तु हैं वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो रूढ़िवादी हैं, यथापूर्व स्थिति का पोषक था। क्यों? क्योंकि अरस्तु वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। अरस्तु किसी भी रूप में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का समर्थक नहीं था। अरस्तु वास्तविक रूप में वर्तमान शासन प्रणाली में परिवर्तन का समर्थक नहीं था, वर्तमान शासन प्रणाली को बनाए रखने का समर्थक था। इसलिए अरस्तु यथास्थिति का समर्थक था। अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक था। अरस्तु परंपराओं को बनाए रखना चाहता था। अरस्तु जो वर्तमान व्यवस्था थी अरस्तु के समय में उसको बनाए रखने का समर्थक था। लेकिन कार्ल मार्क्स और लेनिन क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थक था। ये इनमें डिफरेंस है मार्क्स, लेनिन और अरस्तु में। जैसा कि एक विद्वान है मैक्सी ने कहा है कि दैट मीन्स इंटर्ड को हम शुरू करेंगे। मैक्सी ने कहा है कि समकालीन राजनीति विज्ञान, जरा ध्यान दीजिएगा, समकालीन राजनीति विज्ञान, आज के समय का राजनीति विज्ञान, मैक्सी कहते हैं कि आज का राजनीति विज्ञान, समकालीन राजनीति विज्ञान क्रांति के विष, क्रांति के जहर, क्रांति के पॉइजन, यस, क्रांति के विष के प्रतिकार, क्रांति का जो जहर है इसके प्रतिकार के लिए, इस जहर को समाप्त करने के लिए, विष के प्रतिकार के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश, हैंडबुक निर्देश नहीं कर सकता। यस, हम कहेंगे कि मैक्सी कह रहे हैं कि समकालीन राजनीति विज्ञान क्रांति के विष के प्रतिकार के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। मतलब मैक्सी का कहना है कि आज का जो राजनीति विज्ञान है वह क्रांति के जहर
के प्रतिकार या क्रांति के जहर को समाप्त करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। मतलब अरस्तु ने जो विश्वसनीय उपाय बताए, इससे ज़्यादा विश्वसनीय उपाय आज का जो राजनीति विज्ञान वो नहीं बता सकता, ये मैक्सी कहते हैं। और अंत में हम अपने शब्दों में कहेंगे, अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? पॉलिटिक्स। क्रांति संबंधी विचारों को लेख कहाँ मिलता है? अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में। तो नोट करेंगे, पॉलिटिक्स के वे पृष्ठ। पॉलिटिक्स क्या है? अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन तो करना ही चाहिए यदि आपको राजनीति विज्ञान को गंभीरता से समझना हो तो। और एक किताब और बताऊंगा, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की का राजनीति का व्याकरण, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये 3 किताबें ऐसी हैं जो कि प्रत्येक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए और गंभीरता से इनका अध्ययन करना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 6-7 बार। पॉलिटिक्स के वे पृष्ठ जो इस समस्या मतलब क्रांति का निरूपण करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के वे पेज, वे पृष्ठ जिनमें क्रांति का उल्लेख किया गया है, राजनेताओं के लिए आने वाले समस्त युगों में मार्ग निर्देशिका, हैंडबुक, मार्ग निर्देशिका का कार्य करेंगे। मतलब अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत जिन पृष्ठों में क्रांति का उल्लेख किया गया है, क्रांति के कारणों का उल्लेख किया गया है, क्रांति को रोकने के उपायों का उल्लेख किया गया है, वो पृष्ठ पॉलिटिक्स के वो पृष्ठ राजनेताओं के लिए, आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनेताओं के लिए आने वाले समस्त युगों में, आने वाले जितने भी युग हैं समस्त युगों में मार्ग निर्देशिका, हैंडबुक्स, मार्ग निर्देशिका का कार्य करेंगे। तो इससे ज़्यादा महत्व और क्या हो सकता है? अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स के उन पृष्ठों का जिनमें क्रांति के कारण और क्रांति को रोकने के उपायों को उल्लेख किया गया है। ये जो है सार रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट जरूर करेंगे। मतलब आज के नेताओं, आने वाले राजनेताओं के लिए क्या? राजनेताओं के लिए जो अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के वो पृष्ठ जिनमें क्रांति का उल्लेख किया गया है, क्रांति के कारणों का उल्लेख किया गया है, क्रांति को रोकने के उपायों का उल्लेख किया गया है, वो आने वाले युगों के राजनेताओं के लिए मार्ग निर्देशिका का कार्य करेंगे। कौन? वो पृष्ठ, पॉलिटिक्स के वो पृष्ठ जिनमें क्रांति के कारण, क्रांति के रोकने के उपायों का उल्लेख किया गया है। वो पृष्ठ राजनेताओं के लिए एक हैंडबुक के समान है, एक मार्ग निर्देशिका के समान है। ये हो गया आज के लेक्चर, अरस्तु क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं और निष्कर्ष। मुझे पूरा विश्वास है आप अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों को बड़ी गंभीरता से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस।